दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पुनः अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार का लेक्चर हम लोगों ने 12 लेक्चर अटेंड किया। आज हमारा 13वां लेक्चर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी कैसे किया जाए। देखिए बहुत आसान सा, बहुत सिंपल है। बहुत ज़्यादा आप रणनीति के चक्कर में ना पड़िए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी मत बनाइए। सिंपल सी बात है, आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। दूसरे नंबर पे प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों को देखना जरूरी है। वो सवाल आप पढ़े कहाँ से? मार्केट में कई सारी किताबें हैं, कुछ किताबें हमारे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई। अगर आपको अच्छा लगे तो ये किताब ले सकते हैं, उसका मैं प्रॉपर कारण दूंगा, लेकिन अभी नहीं। ये किताब आप लेंगे कब डिसाइड करेंगे? जब पूरी क्लास देख लेंगे तब आप डिसाइड करेगा कि लेने लायक किताब है कि नहीं है। मैं कह रहा हूं, चलिए मान लीजिए कोई भी किताब आपके पास है जो प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों को बताता है। प्रीवियस ईयर पेपर देखना क्यों जरूरी है? उससे हमें यह अंदाजा लगता है कि हमें अपनी तैयारी कितने स्तर पे रखनी है। बहुत ज्यादा डीप रखना है या थोड़ा सा मीडियम लेवल लेके चलना है या ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ना है, और कौन कौन सा विषय पढ़ना पड़ेगा। विषय तो बहुत सारे विषय हैं, तो कौन कौन सा विषय पढ़ना चाहिए? तो विषय तो मैंने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है, ठीक है। इतने विषय से आपसे परीक्षा में सवाल बनते हैं। मैंने कहा जब इतने विषय से सवाल बनते हैं तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि डेली हम लोग हर विषय के सवाल किया जाए। आपके कहने का मतलब सर आज हम इतिहास भी पढ़ने वाले हैं, भूगोल भी पढ़ने वाले हैं, संविधान भी पढ़ने वाले हैं, साइंस भी पढ़ने वाले हैं, जिससे डर लगता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ने वाले, इन्वायरमेंट भी पढ़ने वाले, एग्रीकल्चर भी पढ़ने वाले, यूपी स्पेशल, ये सब आज की क्लास में पढ़ेंगे। अरे भाई आज के नहीं, पिछले 12 दिनों से पढ़ते चले, आज 13वां दिन है। न जाने आप कहां खो चुके हैं, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन आप आइए पढ़ते हैं साथ में, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आज जो कवर करेंगे प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं के सवाल को कवर करेंगे। क्या सर आप यहाँ पे 3-3, 4-4 साल का नाम लिख दिए हैं, ये सब आप पढ़ा देंगे एक ही क्लास में? कैसे संभव है? बहुत आसान है, आइए मेरे साथ जुड़िए, मैं दिखाता हूं कैसे संभव है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है, उसके बारे में जानकारी आप यहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है, इससे प्राप्त कर सकते हैं। सीधे टॉपिक पर आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल दोस्तों देखिएगा, ये प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, और ये सवाल प्राचीन इतिहास से पूछा गया था। आपके सामने दिया था सूची का मिलान करना, ठीक है। 2 सूचियां बनाया था, उसको मिलान करना। एक तरफ आचार्य का नाम दिया, दूसरे तरफ उनसे संबंधित सिद्धांतों के बारे में दिया, ठीक है। कैसे याद किया जाए? अच्छा, मन में कुछ की फड़फड़ाहट हो रही, सर इसमें से 1-2 हम जानते हैं। सर जानते हैं कि आजीवक संप्रदाय किससे संबंधित था? मक्खली गोसाल से। सर उनका नाम हम नहीं भूल सकते, चलिए पहले यही वाला कर लेते हैं। खुश हो गए? सर कुछ बच्चों ने कहा सर नागार्जुन जी को शून्यवाद का जनक कहा जाता है। सर शायद वो भी सही हो, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। और तीसरा है लकुलिश जी का संबंध दोस्तों पाशुपत से है, और भद्रबाहु दोस्तों ये जैन आचार्य थे, और जैन में दिगंबर थे। क्या थे दोस्तों? दिगंबर। आपको पता होगा दोस्तों जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो चुका था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर, तो दोनों याद रखेंगे। सर ये तो बड़ा आसानी से आपने मिला दिया, हमें तो लगा बड़ा कठिन है। अरे कठिन की बात छोड़िए, ऐसा सवाल आता है, ये लेवल है प्राचीन इतिहास का, तो इस लेवल पर जाके अगर आप तैयारी करेंगे तब जाके आपके मन में विचार आना चाहिए कि हम समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं, वरना रातों रात सपना देखने का कोई मतलब नहीं है। आइए देखिए उत्तर क्या बन जाएगा। तो पहले का 3 हो गया, दूसरे का 2 हो गया, तीसरे का 4 हो गया, और चौथे का 1 हो गया। तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ढूंढिए। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां पे वही चीजें आपको लिख देना है, जितना ज्यादा लिखेंगे कलम चलाएंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आजीवक संप्रदाय से संबंधित कौन है? पूरा नाम लिखेगा दोस्तों, इनका नाम है मक्खली गोसाल। क्या नाम दोस्तों? इनका नाम है मक्खली गोसाल। दूसरा दोस्तों शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो शून्यवाद का जनक कहा जाता है नागार्जुन जी को। यहां पे लिखेगा पाशुपत का संबंध किससे दोस्तों? तो याद रखिएगा पाशुपत का संबंध लकुलिश जी से। किससे दोस्तों? लकुलिश जी से। और जैन धर्म में दोस्तों दिगंबर आचार्य थे। दिगंबर जो होते हैं दोस्तों ये नग्न अवस्था में रहते थे, और इससे संबंधित कौन है? याद रखिएगा भद्रबाहु, जो नाम दिया है भद्रबाहु। हो सकता है कि कल आपसे परीक्षा में पूछ दे जैन धर्म के किसी अन्य गुरु के बारे में जो श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण क्या कहलाए दोस्तों? श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। तो श्वेतांबर स से श्वेत याद रखेगा, और स से स्थूल भद्र याद रखेगा, ठीक है। तो दोनों स से है, यही ट्रिक है याद करने का, वरना बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। यह बहुत आसान सा रहा, और ऐसे ही सवाल परीक्षा में आते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास से सवाल देखा जाए कैसा सवाल परीक्षा में आया, सुनिएगा। ये मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। सब कुछ इसीलिए मैंने लिख दिया, एक एक सवाल की जानकारी मैंने लिख दिया है कि कौन सा सवाल किस वाले परीक्षा में पूछा गया था। ये भी दोस्तों ऐसे सूची का मिलान करना था, ये कर देंगे। एक तरफ दोस्तों आचार्य का नाम दे रहा, दूसरी तरफ उनसे संबंधित
सिद्धांत दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, सच बताऊं, क्योंकि कई सारे नाम हैं, कहीं मिलता द्वैतवाद, कहीं मिलता द्वैतवाद, कहीं मिलता शुद्धाद्वैत, कहीं मिलता विशिष्टा, सर बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ ऐसा तरीका दीजिए रामबाण औषधि ना कि कभी ये वाला सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक बनाया, मैं भी कंफ्यूज होता था, जैसे आप परेशान वैसे मैं भी परेशान, कई बार बच्चों को पढ़ाता था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था, तो लगा कुछ न बनाना चाहिए फार्मूला। तो मैंने एक फार्मूला तैयार किया, याद रखेगा, यहाँ बल्लभ से याद रखेगा वल्लभ भाई पटेल जी को। जब दुनिया राजनीति में बिजी थी ना, परेशान थी कि कौन प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा, वल्लभ भाई पटेल जी निकल गए क्या करने के लिए, देशी रियासतों के एकीकरण के लिए, पहले अखंड भारत का निर्माण किया जाए। कुर्सी पे कौन बैठेगा बात की बात है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे शुद्ध व्यक्ति थे, कौन कौन थे दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल जी। तो इनसे संबंधित जो विचारधारा है वो ये किससे संबंधित है, शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है। अब यहां पे आप कहेंगे सर उसका नाम तो लिखा नहीं है, ठीक है, नाम नहीं लिखा दोस्तों, उसी को हम कहते हैं पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग कुछ अलग नहीं है, पुष्टि मार्ग का ही दूसरा नाम क्या दोस्तों, शुद्ध द्वैतवाद है, तो उसको भी याद रखेगा। यहां भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, यहां शुद्ध द्वैत मत करेगा, शुद्धाद्वैत करिएगा। क्या करेगा दोस्तों, इसका नाम क्या है, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो मिल जाएगा शुद्ध धन अद्वैत बराबर शुद्धाद्वैत हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ठीक है। रामानुज जी का जो संबंध है भगवान रामचंद्र, विशिष्ट व्यक्ति, सामान्य तो है नहीं, क्या है, विशिष्ट, इसलिए यहां पर एक शब्द दिया विशिष्टाद्वैत, तो यहां पे इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से माध्वाचार्य, माध्वाचार्य दोस्तों वैसे तो शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, वहीं से हमने माध्वाचार्य याद रखिया, तो दैत्य से द्वैत से दैत्य याद रखेगा, ठीक है। और शंकराचार्य शिव जी को अद्वैत याद रखेगा। ये बन गया दोस्तों आपके सामने। तो यहां पर क्या बन जाएगा, पहले का 2 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा, तीसरे का 1 हो जाएगा और चौथे का 4 हो जाएगा। तो 2 3 1 4 आप ढूंढिए, 2 3 1 4, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। यहां पे वही चीज लिखना है। तो वल्लभाचार्य के बारे में मत भूलिएगा, वैसे तो आप यहां याद रखेगा, यहां शुद्धा द्वैतवाद याद रखेगा, शुद्धा द्वैतवाद याद रखेगा। इसी के साथ साथ ये भी याद रखेगा, इसी को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पुष्टि मार्ग भी यही है, कुछ अलग से नहीं है, पुष्टि मार्ग भी है, ठीक है। रामानुज जी के संबंध में हमने क्या बताया दोस्तों, यहां पे याद रखेगा विशिष्टाद्वैत याद रखेगा, विशिष्टाद्वैत याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से माध्वाचार्य में क्या याद रखेंगे दोस्तों, माध्वाचार्य में द्वैतवाद याद रखेगा, द्वैतवाद याद रखेगा। शंकराचार्य में क्या याद रखेंगे दोस्तों, शंकराचार्य जी का संबंध अद्वैतवाद से है, अद्वैतवाद से है। और निम्बार्काचार्य जो छूट गया था, यहां पे याद रखेगा द्वैताद्वैत, ठीक है, द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत का मतलब क्या दोस्तों, द्वैत और अद्वैत दोनों, ठीक है, इसीलिए द्वैताद्वैत पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। ये सब कुछ आप याद रखेंगे। इस लेवल पे अगर आपकी तैयारी है तब तो समझो कि समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं, वरना ख्याली पुलाव पकाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रात में सपना मत देखिए। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है। लिख रहा काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी षड्यंत्र केस, प्रधान आरोपी थे उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है। उनको उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया। अब ये वाला सवाल भी जब जब मेरे सामने आया हम परेशान, इसके लिए भी हमने फार्मूला बना दिया। कैसे फार्मूला बनाया दोस्तों, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का संबंध याद रखेगा। पहली बात इनका अलग से याद रखेगा, इनका संबंध दोस्तों गोरखपुर से, इनको जो फांसी दिया गया कहां पे दिया गया दोस्तों, गोरखपुर से। तो फिलहाल के लिए आप याद रखेगा गोरखपुर, ठीक है। लेकिन इन्हीं के टीम में कई और लोग थे, जैसे काकोरी केस में दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम है रोशन सिंह, ठीक है। तो रोशन सिंह को कहां फांसी दिया गया दोस्तों, रोशन सिंह को लाके इलाहाबाद में फांसी दिया गया। कहां दिया गया, रोशन सिंह को इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में लगता है कुंभ, वो दुनिया को रोशन करता है, तो रोशन को याद रखेगा ऐसे, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी में दोस्तों ये जो ड है ना, इसी से याद रखेगा गोंडा। जब आप गोंडा लिखेंगे दोस्तों तो गोंडा में ड लगता है ना, ड के नीचे बिंदी न लगा के वहीं से हमने लाहिड़ी को याद कर लिया। यही तरीका मेरा याद करने का। इसी तरह से अशफाक उल्ला खां मुस्लिम थे, इनको फैजाबाद में फांसी दिया गया। कहां पर दोस्तों, फैजाबाद वैसे मुस्लिम का गढ़ है, अब तो दोस्तों अयोध्या हो गया इसका नाम बदलकर, तो भी याद रखेगा। अच्छा, काकोरी कांड दोस्तों कब घटित हुआ था, तो याद रखेगा दोस्तों घटना है 9 अगस्त 1925 की। कब की घटना दोस्तों, 9 अगस्त 1925 की घटना है। काकोरी कांड के दौरान दोस्तों इन लोगों ने क्या किया था, सहारनपुर डाउन पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया था, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, इस स्तर का सवाल जो है पूछा जाता है। काकोरी जो जगह है ना, ये लखनऊ में है, आपको पता है कि नहीं, काकोरी कहां पड़ता है दोस्तों, काकोरी लखनऊ, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए।
अगला सवाल दे रहा दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित सवाल, लेकिन आपको लगेगा एग्रीकल्चर का सवाल है, घबराइए मत, सुनिए। प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, लिख रहा था कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो सही है उसको ढूंढिए और बता दीजिए। कह रहा गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। एक बार गहरी जड़ की फसल लगी, दोबारा गहरी जड़, तिबारा गहरी जड़, नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये फसल चक्र से संबंधित नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं। हाँ, फसल चक्र में यह जरूर कहा गया कि फलीदार जो फसल लगते हैं उसके बाद बिना फली वाली फसलें लगाना चाहिए। ये दोस्तों परफेक्ट आंसर है, यानी दोस्तों यहां पे उत्तर क्या होगा, केवल 2 सही होना चाहिए, 1 और 2 दोनों नहीं, ठीक है। याद रखेंगे, जब कभी आप अपने खेत में फलीदार पौधे लगाइए, उसके बाद बिना फली वाले पौधों को लगाना चाहिए, यह कहलाता फसल चक्र, ठीक है। मैं कुछ अलग से आपको देता हूं, बढ़िया चीज सुनिएगा। फसल चक्र के अनुसार फलीदार फसल के बाद क्या उगाना चाहिए, तो याद रखेगा बिना फली वाली फसल, बिना फली वाली फसल उगाना चाहिए, ये आप याद रखेगा। एक सवाल याद रखेगा, फसल चक्र का जनक किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा सवाल है। फसल चक्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, इनका नाम है, याद रखेगा, नोरफार्क। क्या नाम याद रखेंगे, नोरफार्क। वैसे तो हमारा जीवन दोस्तों एम एस स्वामीनाथन के बारे में पढ़ने में बीत गया, ठीक है, जो कि क्या थे, हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, 2 लोग हैं। अगर विश्व के हिसाब से पूछे तो बताएगा दोस्तों नार्मन बोरलाग। क्या बताएंगे, नार्मन बोरलाग बताएगा। अगर आपसे भारत के संदर्भ में पूछेगा तब क्या बताएंगे, एम एस स्वामीनाथन बताएगा। क्या बताएगा, एम एस स्वामीनाथन। देखिए, मेरी क्लास में आने के बाद अगर चीजें रिवाइज नहीं हो रही है तो मजा नहीं आएगा। हमारा फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। आज ये आयोग ने पूछा, कल हमसे क्या क्या पूछ सकता है या इससे और क्या क्या सवाल बन सकता है, वो हमें जानना है। तो जो फसल चक्र है, इस फसल चक्र का जनक किसे कहा जाता है, नोरफार्क कहा जाता है, नोरफार्क, ठीक है, याद रखेंगे। लिख रहा, वर्ष के दौरान किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उगाए जाने को क्या कहा जाता है दोस्तों। एक वर्ष के दौरान भूमि पर ऐसा नहीं कि कोई एक ही फसल उगाया जाता है, एक से कई ज्यादा फसल उगाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है बहुफसली कृषि। क्या कहा जाता है, बहुफसली कृषि, ठीक है, यानी बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बहुफसली कृषि कहते हैं। यह भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा दोस्तों, ये प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ फसल दिया, दूसरे तरफ देश दिया, ठीक है। रबड़ की सबसे ज्यादा खेती थाईलैंड में होती, सही है, बिल्कुल सही है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो सबसे ज्यादा रबड़ की खेती कहां होती है दोस्तों, याद रखेगा केरल में होती, ठीक है, खैर अलग बात है। कहवा दोस्तों मंगोलिया में होता है, ये भी सही है। जैतून दोस्तों याद रखेगा, जैतून स्पेन में, और गन्ना देखिए गन्ना ब्राजील में तो होता है, लेकिन मुझे लगता है जैतून जो है दोस्तों, जैतून नहीं, आप बताइए, 1-2 चीज यहां पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है। अगर गन्ना देखा जाए दोस्तों तो गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कहां होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। कई बार आप महाराष्ट्र पढ़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र आप जवाब तब देंगे जब आपसे चीनी मिल के बारे में पूछा जाएगा। यहां आपसे गन्ना के बारे में पूछ रहा है, चीनी मिल के नहीं। जैतून स्पेन की राजधानी मैड्रिड है ना, तो मैड्रिड है, ठीक है। कहवा मत करेगा दोस्तों, कहवा मंगोलिया ना करके, ठीक है, कहवा सबसे ज्यादा ब्राजील में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइए देखते हैं, रबड़ के लिए दोस्तों आप याद रखिए थाईलैंड, रबड़ के लिए क्या याद रखिए दोस्तों, थाईलैंड को याद रखिएगा। जैतून के लिए दोस्तों आप किसे याद रखेंगे, जैतून के लिए आप स्पेन को याद रख सकते हैं। कहवा के लिए आप अपना उत्तर यहां जो मंगोलिया दिया है, मुझे लगता है कहवा के लिए ब्राजील है, सही है ना, कहवा के लिए ब्राजील है। और गन्ना के लिए भी दोस्तों ब्राजील है, गन्ना के लिए भी ब्राजील है। यहां पे एक नोट लिखा हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इसको मैंने इसलिए लिख दिया कि इतना मैं लिख नहीं पाता, इसलिए लिख दिया। जैसे कभी आम की बात आ जाए, कभी केला की बात आ जाए, कभी दूध की बात आ जाए, कभी नींबू की बात आ जाए, कभी मौसमी पपीता अनार की बात आ जाए, कभी आंवला बेल अमरूद भिंडी की बात आ जाए, कभी मटर मूली दलहन कटहल की बात आ जाए, बाजरा धनिया मेथी अदरक की बात आ जाए, इसी तरह से सौंफ अजवाइन जीरा जूट की बात आ जाए, इन सभी में दोस्तों भारत का पहला स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन वर्ल्ड वाइड कौन करता है दोस्तों, इन जो चीजों यहां पे लिखी गई हैं, इन सभी चीजों का उत्पादन भारत करता है। मैंने कहा मैं बताता 4-6 बताता, यहां लिख दो, लिस्ट लगा दो पूरी कि एक एक चीजें बच्चे याद कर लें, इसको नोट लिख करके अच्छे से चिपका लीजिए और अच्छे से याद करिए। 4-6 बार पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है। आते हैं उस चैप्टर पर जो आप नहीं पढ़ना चाहते। उस चैप्टर का नाम है जनसंख्या नगरीकरण। हम सोच के रखते हैं कि जब परीक्षा टाइम आ जाएगा तब हम पढ़ेंगे, नहीं, यही गलती हमें नहीं करनी है। मेरी क्लास में हर सब्जेक्ट पर डे हम बातचीत करेंगे। यह सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है।
सवाल था कि वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? वो कौन सा राज्य है जहां की जनसंख्या में कमी आई है? तो दोस्तों बच्चा बच्चा इसका उत्तर जानता है, नागालैंड, केरल, सिक्किम और मणिपुर की नागालैंड की जनसंख्या में दोस्तों कमी आई है। नागालैंड, जैसे हर जगह की जनसंख्या तो बढ़ रही है, नागालैंड की जनसंख्या दोस्तों निगेटिव में आ गई है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये सवाल अच्छा है। अच्छा, करा देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? चलिए यहां पे तो दोस्तों सर्वाधिक कमी पूछा था, या कहां पे कमी आई है। यहां कह रहा है कि उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ। तो जनसंख्या वृद्धि किया किसने? दादाजी ने किया। दादा से याद रखेगा दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली में दोस्तों सर्वाधिक हुआ, कितना? 50% से ज्यादा। एग्जैक्ट कितना? 55.9%। कितना दोस्तों? 55.9% दोस्तों यहां जनसंख्या वृद्धि हुआ। उसी तरह से दूसरे नंबर पे कौन रहा दोस्तों? तो दमन दीव रहा। कौन रहा दोस्तों? दमन दीव। अब तो फिलहाल दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। इनका क्या हो गया दोस्तों? विलय हो गया। इनका क्या हो गया दोस्तों? विलय हो गया है। लेकिन उस समय तक अलग थे, उस समय तक 53.8 समथिंग है, यहां चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब तो एक हो गए। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हाँ, अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? ठीक है, सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछे तो बताइएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। लेकिन दोस्तों अगर यही सवाल कर दे कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो भी किस दृष्टि से दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से, तब आप क्या बताएंगे? सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। कौन सा है दोस्तों? जनसंख्या के मामले में सबसे कम जनसंख्या कहां की है? सिक्किम की है। तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे। इस तरह से जब डेली हम लोग पढ़ते चलेंगे तो कुछ ना कुछ फैक्ट हमें डेली मिलते जाएगा और डेली अच्छी तैयारी हो पाएगी। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला हमारा विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था। ये दोस्तों प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कौन है दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नहीं, ये तो अपने पद पर रहते हुए इनका देहांत हो गया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भी नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी नहीं। नीलम संजीव रेड्डी का नाम याद रखेगा। ये दोस्तों क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके अलावा ये राष्ट्रपति पर भी पद पर भी रह चुके हैं। जब ये राष्ट्रपति बने थे तो निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन उसके पहले जब ये पद पे खड़े हुए थे तब ये हार भी गए थे। तो एक बार हारे थे, अगली बार दोस्तों निर्विरोध चुने गए थे। दोनों बातें याद रखेगा। लेकिन ऐसे भारतीय राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, तो ऐसे दो लोग हैं। कितने लोग हैं दोस्तों? दो लोग, और दोनों लोग मुस्लिम हैं। याद रखेगा, एक लोग का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन पद पे रहते हुए इनकी भी मृत्यु हो गई थी। और दूसरे दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये दोनों दोस्तों मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए इनका देहांत हो गया था। हालांकि मुस्लिम राष्ट्रपति और भी हुए हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुना गया था दोस्तों? तो यही नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी जी दोस्तों ये निर्विरोध चुने गए थे, ये भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल देता दोस्तों। मतगणना दोबारा कराना पड़े था किसके? जब कौन थे दोस्तों? तो याद रखेगा वीवी गिरी के टाइम। ठीक है, वीवी गिरी के समय में कुछ ऐसा दिक्कत हो गया था कि दोबारा मतगणना कराना पड़ा। तो ये सवाल भी दोस्तों थोड़ा सा छिपा हुआ सवाल है, इसको भी याद रखें। लगातार 2 कार्यकाल तक पद संभालने वाले एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति रहे दोस्तों, वो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो लगातार 2 बार दोस्तों राष्ट्रपति चुना गया हो और लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया हो अपना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं अभी तक, ये भी आप याद रखेंगे। ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल है। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं आपके समीक्षा अधिकारी परीक्षा में। अगला सवाल देखिए मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है और भौतिक और रासायन विज्ञान से संबंधित सवाल है। ध्यान से पढ़िए क्या सवाल है। लिख रहा है ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किससे मापा जाता है? बताइए, आवृत्ति से मापा जाता है, आयाम से मापा जाता है, वेग से मापा जाता है, या तरंग दैर्ध्य से? देखिए तरंग दैर्ध्य वगैरह हम प्रकाश की बात करते हैं तब होता, तो यहां तरंग दैर्ध्य के कोई मतलब नहीं है। एंगल्स नाम जो आप पढ़ते हैं वो है। ठीक है, वेग दोस्तों कोई वस्तु अगर स्पीड में चल रहा है तो उसके लिए दोस्तों वेग जरूरी कि भाई कितने, जैसे कोई बॉलर अगर बॉल फेंक रहा है दोस्तों तो वो कितनी स्पीड से फेंक रहा है। ठीक है, तो उसके लिए वेग वगैरह है। ठीक है,
यहां पर आयाम याद रखेगा। जब कभी आपके सामने ध्वनि की बात होती है, ठीक है, ध्वनि की बात होती है, तो ध्वनि के संदर्भ में हमेशा क्या याद रखेंगे दोस्तों? आयाम याद रखेंगे। और ध्वनि को किसमें मापा जाता है, अगर ये सवाल आ जाए तो क्या बताएंगे? ध्वनि को हमेशा डेसिबल में मापा जाता है। किसमें दोस्तों? डेसिबल में मापा जाता है। ये सवाल भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व दोस्तों किस पर निर्भर करता है? आयाम पर, सॉरी, आवृत्ति पर। किस पर दोस्तों? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? याद रखेंगे, आवृत्ति पर निर्भर करता है। लेकिन ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है दोस्तों? तो यह आयाम में मापी जाती है, ठीक है। लिख रहा है कि ध्वनि के आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है दोस्तों? ध्वनि के आगे बढ़ने के लिए वायुमंडल आवश्यक है। क्या चाहिए दोस्तों? वायुमंडल चाहिए, क्योंकि निर्यात में ना ध्वनि चलता नहीं है, उसका गमन नहीं होता। तो याद रखेगा वायुमंडल, यानी इसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, ठीक है। बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकता। एक सवाल और भी आता है कि चंद्रमा पर विस्फोट हो तो क्या सुनाई देगा? चंद्रमा पे नहीं, कहीं भी विस्फोट होगा तो सुनाई नहीं देने वाला। क्यों? वहां पर वायुमंडल ही नहीं है, वहां पर वायुमंडल नहीं है। जहां वायुमंडल नहीं होगा, जहां कोई माध्यम नहीं होगा, वहां ध्वनि सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी तरह के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकता, ठीक है। आगे देखिए, निर्वात में ध्वनि की चाल होती है। जब निर्वात है तो वहां दोस्ती ध्वनि गमन ही नहीं करेगा, तो निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होगी? याद रखेगा, शून्य होगा, शून्य, ठीक है। करा इकाई समय में प्राप्त दोलनों की संख्या कही जाती है। इकाई मतलब एक यूनिट में, ठीक है। इन संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को आवृत्ति कहते हैं। इकाई समय में दोलनों की जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। पूरा फिजिक्स दोस्तों निःशुल्क पढ़ाया गया है स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर। आप प्लेलिस्ट में जाइए और पढ़िए, या डालिए यूट्यूब पे लेके डिजिटल फिजिक्स क्लास बाय नितिन सर, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। पूरा फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों बायोलॉजी का। बायोलॉजी मैंने अलग कर दिया था, तो ये प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है बायोलॉजी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जो सही सुमेलित नहीं उसके बारे में बताना है। एक तरफ पशु दिया, दूसरे तरफ उनसे संबंधित नस्ल दिया हुआ, ठीक है। तो लिख रहा है भैंस की नस्ल भदावरी, ठीक है, गाय की सिंधी, बकरी की जमुनापरी और भेड़ की थारपाकर। तो याद रखें दोस्तों, यहां जो भेड़ की नस्ल दोस्तों जो थारपाकर लिख रहा है, यह थारपाकर भेड़ की नस्ल नहीं होती है, यह थारपाकर दोस्तों एक गाय की नस्ल का नाम है, यह आप याद रखेंगे। हां, भैंस की बात करेंगे तो भैंस में दोस्तों भदावरी भैंस का नाम सुना होगा, गाय में दोस्तों सिंधी गाय का नाम भी सुना होगा आपने, बकरी में दोस्तों जमुना पारी बकरी का भी नाम सुना होगा, ठीक है, जमुना पारी बकरी का भी नाम सुना होगा, और भेड़ में आपने लोही भेड़ का नाम सुना होगा, ठीक है, लोही भेड़, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह के कई वैरायटी है, लेकिन यहां जो थारपाकर लिखा है, ये थारपाकर दोस्तों ये गाय की एक नस्ल है जो स्पेशली राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर वगैरह जो क्षेत्र है, वहां पर दोस्तों इस तरह की गाय पाई जाती है, थारपाकर उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, यहीं से याद रखेगा ना। देखिए यहां पर एक शब्द लिखा है थार, क्या लिखा है दोस्तों? थार। और आप जानते हैं कि थार का मरुस्थल कहां है दोस्तों? तो राजस्थान में। आप इससे भी याद कर सकते हैं, थार का मरुस्थल राजस्थान में है, तो इससे भी याद रखेंगे थार पार कर, थार को पार कर जाती गैया, ठीक है। इस तरह से दोस्तों याद रखेगा तो नहीं भूलेंगे, गाय की नस्ल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये कई सारी किताबें लॉन्च की गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आप एक किताब क्यों खरीदेंगे, उस क्यों का एक जो है वजह मैं आपको बता दूं। ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, सवाल से सवाल बनाना, यहां तो कम जगह है इसलिए मैंने 2 ही 3 सवाल बनाए। जब ये किताब आप लेंगे तो यहां 5-5 सवाल बनाए गए, 7-7 सवाल बनाए गए। आप एक कारण मुझे दे दो कि क्यों ये किताब आपको नहीं खरीदनी चाहिए। ऊपर से जो दूसरी किताब है, इस किताब में दोस्तों एक एक चैप्टर में 500-500 सवाल दिया प्रैक्टिस करने के लिए। आप वजह बताइए कि क्यों नहीं लेनी चाहिए। आपके पास भी तो वजह होनी चाहिए, मैंने तो वजह दे दिया कि इस वजह से आपको लेनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, कैसे लें तो नंबर नोट करिए 6350099191। यहां आके बस बता दीजिए कि आपको किताब चाहिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पर आइए और डायरेक्ट ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अगले सब्जेक्ट पर आते हैं। अगला सब्जेक्ट है दोस्तों इकोनॉमिक्स, वो सब्जेक्ट जो आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो आप छूना भी नहीं चाहते और सोचते हैं कि बिना इसको पढ़े हम पास हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। समझिए, प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। कंपनी अधिनियम 2013 में, इसके पहले जो कंपनी अधिनियम था दोस्तों 1956 में था, ठीक है, 1956 में आया था। 2013 में जो कंपनी अधिनियम आया दोस्तों, इस संशोधन हुआ था, तो संशोधन वाला अधिनियम आ गया। फिलहाल ये सही उत्तर है, ठीक है। भारतीय संविधान अधिनियम दोस्तों जो लिख रहा है 1870, भारतीय संविधान अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 ने 1872 होना चाहिए। साझेदारी अधिनियम दोस्तों, ठीक है, ये 1932 से सही है। वस्तु विक्रय अधिनियम दोस्तों ये 1930 भी सही है। तो जो गलत है दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो लिखा है दोस्तों 1872 है, ना कि 70, इसी वजह से गलत है। अब आपके मन में अगला सवाल, सर ये आपको कैसे पता? भाई मैंने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, सीपीटी क्वालिफाई हूं, और जो बच्चा सीपीटी वगैरह दिया होगा उसके सिलेबस में सारी चीजें, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें पढ़ना पड़ता है डिटेल में, ठीक है, तो ये सारी चीजें पता है। उसी तरह से कंपनी अधिनियम 2013 भी याद रखेगा और कंपनी अधिनियम 1956 भी आप याद रखेगा, ठीक है, 1956 और 2013 दोनों। साझेदारी के लिए दोस्तों 1932 याद रखेगा और वस्तु विक्रय अधिनियम दोस्तों 1930 याद रखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों, ये तो इकोनॉमिक्स का सवाल हो गया। अगला दोस्तों इन्वायरमेंट का सवाल है, पर्यावरण से संबंधित सवाल है। ये भी देखिए प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। क्या सवाल है सुनिए ध्यान से। लिख रहा, भारत में निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे माना जाता है दोस्तों? तो याद रखेगा पश्चिमी घाट को। वैसे हॉटस्पॉट में दोस्तों कई सारे नाम आते हैं। हॉटस्पॉट में कभी भी आपके सामने अगर पश्चिमी घाट मिल जाए तो याद रखेगा पश्चिमी घाट में भी हॉट स्पॉट देखने को मिलता है। या दोस्तों आपसे कभी दे दे परीक्षा में पूर्वी हिमालय, क्या दे दे दोस्तों? पूर्वी हिमालय श्रृंखला, तो भी आता है। या कभी दोस्तों आपसे दे दे सुंदरवन डेल्टा, क्या दे दे? सुंदरवन डेल्टा। तो भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर ये जैव विविधता हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। अभी देखिए और क्या दे रहा है, लिख रहा है जैविक विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जैविक विविधता, ये यहां पे थोड़ा सा प्रश्न गलत है, इसको लिखना चाहिए कि जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखेगा इनका नाम था आर्थर हैरिस। क्या नाम था दोस्तों? आर्थर हैरिस ने किया था। और आज नहीं दोस्तों, इन्होंने 1816 ईस्वी में, सॉरी ज्यादा बता दिया, 1916 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। 1916 ईस्वी में आर्थर हैरिस नाम के एक व्यक्ति ने किस शब्द का प्रयोग किया? पहली बार जैविक विविधता। यहां तो जैव विविधता हम लोग पढ़ रहे हैं, इन्होंने शब्द प्रयोग किया जैविक विविधता। अच्छा, बाद में दोस्तों एक नया शब्द आ गया जैव विविधता। तो सवाल आता है कि ये जैव विविधता शब्द दोस्तों किसने गढ़ा था? तो इनका नाम आपने पढ़ा भी होगा कई बार, वाल्टर जी रोसेन। क्या नाम है दोस्तों? रोजेन या रोसेन, ठीक है, वाल्टर जी रोजेन, ठीक है। इन्होंने दोस्तों जैव विविधता नामक शब्द गढ़ा और बहुत बाद में चल के, इन्होंने तो 1916 की बात किया, इन्होंने 1985 में गढ़ा है, ठीक है। तो 16 की जगह 15 समझिए और माइनस कर दीजिए सन 2000 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैव विविधता के साथ साथ अब हॉटस्पॉट शब्द आके जुड़ गया, तो आता है कि इस हॉटस्पॉट शब्द को सबसे पहले किसने जोड़ा था यहां पे? तो याद रखेगा नार्मन। अच्छा, नार्मन के साथ साथ बोरलाग जोड़ के हरित क्रांति मत बताइएगा, इनका नाम है नॉर्मन मायर्स। क्या नाम दोस्तों? नॉर्मन मायर्स। इन्होंने कब जोड़ा है हमें नहीं पता, ठीक है। यहां आसान था, जो है याद हो गया, 1916 माइनस 15 करना है, 1985 तो याद हो गया, यहां नहीं याद हो पाया। अरे कोई जरूरी थोड़े नॉर्मन मायर्स याद है इतना कहां कम है, नॉर्मन बोरलाग याद इतना कहां कम है कि हमको ये सारी चीजें भी याद करना पड़े, ठीक है। तो जो जरूरी है उनको आप याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो पर्यावरण से सवाल हो गया। अगला सवाल दोस्तों एग्रीकल्चर का सवाल है। मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है एग्रीकल्चर से संबंधित। लिखा था कि कुसुम एक तिलहनी फसल है। सुना तो नहीं सर कभी, हम तो ये जानते थे कुसुम को पुष्प कहा जाता है, फूल कहा जाता है, पुष्प कहा जाता है, पर्यायवाची हमने पढ़ के रखा था, हमें नहीं पता था कि कुसुम नाम का कोई तिलहनी फसल भी होता। चलो आज तो जान गए। इसका वैज्ञानिक नाम क्या दोस्तों? मैंने भी पहली बार पढ़ा, क्या करूं, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कार्थेमस टिंक्टोरियस। क्या नाम दोस्तों? कार्थेमस टिंक्टोरियस इसका नाम है। जो कुसुम नामक तिलहनी फसल है ये उसका नाम है। मेरे मन में एक सवाल खड़ा हुआ कि फिर ये ग्लाइसिन मैक्स क्या है, या फिर ये जो रिसिनस कम्युनिस है ये क्या है, या फिर जो बंची टाप है। अच्छा, बंची टाप तो काफी सुना सुना नाम था। बंची टाप दोस्तों एक रोग का नाम है, ठीक है, और ये रोग दोस्तों वायरस से फैलता है। ये रोग वायरस से फैलता है। किस पौधे में लगता है रोग? तो याद रखेगा व्यक्तियों में नहीं, ये केला में लगता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन ये दो नाम दोस्तों नए मिल गए हमें, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मिलता है। सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है? वो है नाम यही जो पहला वाला लिखा है ग्लाइसीन, ठीक है,
ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मैक्स दोस्तों ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। और जो रिसिनस कम्युनिस्ट लिखा दोस्तों, ये किसका नाम है आपको पता है? ये दोस्तों अरंडी का नाम सुना, अरंडी का तेल भी सुना होगा, ये अरंडी का नाम है। और केला में होने वाला रोग कौन सा दोस्तों? तो याद रखेगा बंची टाप, ठीक है, बंची टाप। ये तो काफी आसान था, वायरस से संबंधित है बंची टाप, इसको भी याद रखेगा। तो इस स्तर के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आप बताइए कि आप किस स्तर की तैयारी करते हैं, क्योंकि अगर आपका स्तर ये नहीं है और आज से आपने बनाना नहीं शुरू किया तो कोई मतलब नहीं है। लोग आएंगे, तमाम लोग आएंगे, अपना कोर्स बेचेंगे, भौकाल मचाएंगे और आखिरी समय में वो बड़े बड़े मैराथन क्लास की बातें करेंगे। वो मैराथन और राथन कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपकी परीक्षा का स्तर क्या है, कोई मैराथन आपको पास नहीं करा सकता, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा, रोज मेहनत। मैं आखिरी टाइम में मैराथन नहीं देता, कभी मुझे मैराथन देके देखो, 2 साल से मैराथन नहीं दे रहा हूं। मुझे पता नहीं कि गुस्सा आता अगर कोई मैराथन देता आखिरी समय ना। मैं सोचता हूं आखिरी समय रिलैक्स वाला काम है, मस्त जीवन जीजिए भाई। 4 दिन बाद एग्जाम है, आप एकदम लोड लिए पड़े हो, क्या एग्जाम के टाइम कंफ्यूज हो जाओगे? वो 4 दिन आपको रिलैक्स करना है, केवल हल्का फुल्का किताबें पलटकर देखनी है। तैयारी तो हमें अभी शुरू कर देनी है। ये तो गजब की बात हुआ कि जाना है बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने और वहां पहुंचकर हम सीखेंगे गोली चलाना, ठीक है। तब तो जान लो शहीद ही हो जाओगे। वही हाल होता है, परीक्षा में शहीद हो जाते हैं। तो वो काम ना कीजिए, चीजों को समझिए। जो सत्य है वो, छोटे छोटे बच्चे थोड़े हैं आप लोग कि नहीं समझ में आता। बड़े हो गए, अधिकारी बनने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर कोई भी आपको कैसे बेवकूफ बना देता है, ठीक है। ध्यान दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, साइंस एंड टेक का सवाल है, प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लिख रहा संस्थाएं, दूसरे तरफ दिया स्थान, ठीक है। अच्छा, अब क्या बताना दोस्तों, यहां पे केवल बताना कि कौन सी संस्था कहां पर है, केवल इतना बताना है। जैसे लिख दिया इसरो, जैसे लिख दिया IUCAA यही नहीं पता, IUACC या फिर VSSC, ठीक है। अब दोस्तों ये सारे संस्थान हैं कहां पर? एक तरफ दे दिया तिरुवनंतपुरम, दूसरे तरफ दे दिया पुणे, दे दिया बंगलुरु, दे दिया नई दिल्ली, ठीक है। अब जैसे पहला दे दिया इसरो, इसरो कहां पर दोस्तों? बच्चा बच्चा जानता होगा। इसरो की स्थापना दोस्तों 1969 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1969। आपको कैसे पता? इसी साल ना नासा ने चंद्रमा पर क्या भेजा था? अपना मिशन भेजा था। और नील आर्मस्ट्रांग जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, लाइका नाम का कुतिया जो पढ़ते हैं, वो लोग चंद्रमा पर गए थे वही साल, ठीक है। इसी तरह से डीआरडीओ याद रखेगा दोस्तों, कई बार परीक्षा में आया। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ। खैर अलग बात है, यहां अपना उत्तर बताना चाहते हैं दोस्तों। याद रखेगा बेंगलुरु में संस्था है। कहां है? बेंगलुरु में संस्था है। तो यहां इसरो के सामने क्या लिख दें दोस्तों? यहां पे आप लिख दीजिए कि संस्था कहां पर स्थित है? ये बेंगलुरु में संस्था स्थित है। ये जो CAA है दोस्तों, ये कहां पर है? याद रखेगा पुणे की संस्था है। कहां पर दोस्तों? ये पुणे की संस्था है। तो यहां पे दोस्तों आप क्या लिख दीजिए? पुणे लिख दीजिए, ठीक है। पुणे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए पुणे, ठीक है। तो मिलाइए, मैच कराइए, पहले का 3 हो गया, दूसरे का 2 हो गया, ठीक है। तीसरे का दोस्तों IUCA याद रखेगा दिल्ली में है, और ये VSSC जो है दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में है। तो याद रखेगा ये 4 और 1 हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ये विक्रम सारा भाई वाला है यार, ठीक है। IUCA कहां था दोस्तों? याद रखेगा नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। और ये कहां हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में, एक एक चीजें आपको क्लियर रखना पड़ेगा। ये तो साइंस टेक का सवाल हो गया, भागो मत अभी और भी है, ठीक है। यूपी स्पेशल का सवाल हम लोग देखते हैं। यूपी स्पेशल में क्या दिया है? मेंस परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है यूपी स्पेशल का कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो देखिए मैं आपको कुछ ट्रिक दे दूं। अगर आपसे कभी औषधि के बारे में पूछ दे, आपसे कभी सुगंध के बारे में पूछ दे, आपसे कभी विष के बारे में पूछ दे, ठीक है, इन सभी का उत्तर क्या दोस्तों? लखनऊ। इन सभी से संबंधित जो अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। वाराणसी मत करिएगा। वाराणसी में क्या दोस्तों? वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान है। क्या दोस्तों? सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों? ठीक है, ये आपके वाराणसी में है, ठीक है। और गोरखपुर तो कतई ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब गलत है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहां पर हो जाएगा दोस्तों? ये आपके लखनऊ में है। वनस्पति कहां पर दोस्तों? तो वनस्पति वाला भी लखनऊ में है। वनस्पति कहां दोस्तों? लखनऊ में। ड्रग रिसर्च सेंटर कहां दोस्तों? ये ड्रग रिसर्च सेंटर भी आपके लखनऊ में है। नेशनल बोटानिकल गार्डन कहां पर दोस्तों? ये भी आपके लखनऊ में है। इसी तरह से गन्ना अनुसंधान कहां पर दोस्तों? गन्ना
गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान याद रखेगा, ये भी आपके लखनऊ में, ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, लखनऊ में, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, एक शुगर ब्रीडिंग आता है, ठीक है, ठीक है, शुगर ब्रीडिंग करके आता है। ये शुगर ब्रीडिंग जब कभी परीक्षा में पूछे तब बताएगा कोयम्बटूर में। कहां पर दोस्तों, ये शुगर ब्रीडिंग वाला कहां पर है, ये कोयम्बटूर में है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। हाँ, इसी गन्ना को ना लिख करके अगर पूछ दे चीनी अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान, या फिर दोस्तों दालचीनी पूछ दे दलहन अनुसंधान संस्थान, तब आप कहां बताएंगे, चीनी और दाल दोनों कहां पर है, इसके पड़ोसी कानपुर में। कहां पर दोस्तों, कानपुर में, ठीक है। कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहते हैं, भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, ये भी याद रखेगा। दोनों दो सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूपी स्पेशल का सवाल हो गया। आखिरी सवाल हम लोग करेंगे विविध से, मिसलेनियस से, जो कहीं नहीं आया वो हमने मिसलेनियस में डाल दिया, ठीक है। जरा सुनिएगा क्या सवाल था। आया था सवाल कि अपने समय के एक चर्चित उपन्यास था जिसका नाम था झीनी झीनी बीनी चदरिया। आय हाय, झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसके लेखक कौन थे? तो काशीनाथ सिंह जी के थे का? नहीं। नीरजा जाधव? नहीं। अब्दुल बिस्मिल्लाह इसके लेखक के नाम है, ठीक है, याद रखेगा। जिन्होंने क्या लिखा, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ठीक है। तो क्या नाम दोस्तों, अब्दुल बिस्मिल्लाह। क्या नाम दोस्तों, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा अब्दुल बिस्मिल्लाह की कुछ और रचनाओं को आप याद रखिए। जैसे एक सवाल आता है परीक्षा में, रफ रफ मेल किसने लिखा है, रफ रफ मेल, आप याद रखेंगे क्या? इसका नाम भी बड़ा एंटिक टाइप का, ठीक है। एक और इनकी रचना दोस्तों, शादी का जोकर। शादी का जोकर कौन होता भाई? शादी का जोकर दुल्हा होता है, मजा उसी का सब लोग लेते हैं ना, या जिंदगी उसी की समाप्त होने वाली होती, तो दुल्हा याद रखेंगे, ठीक है। एक और अच्छा सा है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो, मुझे लगता है अतिथि देवो भव अगर परीक्षा में आ जाए तो कोई समझ नहीं पाएगा कि बिस्मिल्लाह जी ने लिखा है, ठीक है। इसी तरह से एक और रचना याद रखेगा, अपवित्र व्याख्यान, अपवित्र व्याख्यान नहीं, आख्यान, अपवित्र आख्यान। अपवित्र आख्यान किसकी रचना है? ए वी बिस्मिल्लाह साहब की रचना है। और एक और लिखेगा, प्यारा सा रचना है, मुखड़ा क्यों देखा, ठीक है, मुखड़ा क्यों देखा, मुखड़ा क्यों देखा या क्या देखा, मुखड़ा क्या देखा, ठीक है, याद रखेगा। ये भी किसकी रचना दोस्तों? ये रचना भी बिस्मिल्लाह साहब की है। तो ये सारी रचनाएं आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने तो प्रश्न से प्रश्न बना दिया, आपको दिखा दिया, आपकी तैयारी किस स्तर की आप जानिए, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें भी लॉन्च किया गया है, ये हैंड रिटन नोट्स भी है, हमारे कोर्सेज भी है, टेस्ट सीरीज भी है, सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आपको भरोसा हो गया हो नितिन सर के ऊपर तो आइए हमारे बैच को ज्वाइन करिए, हमारी फ्री वाली क्लास तो ज्वाइन कर सकते। मत दो पैसा भाई, काहे पैसे के चक्कर में पड़े हो, पहले तैयारी कर लो, समीक्षा अधिकारी बन जाओ, बाद में कुछ कर लेना, ठीक है। न देना पैसा, हर चीज पैसा नहीं होता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपसे कुछ मांगा क्या? मैं आपको केवल ये दिखा रहा हूं कि किताब लीजिए, पसंद हो तो लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना, आपके हित के लिए बता रहा हूं। इतनी मेहनत से परीक्षाएं होती है हमारे भारत में, और इतना भी अगर आपने टाल दिया ना तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए सेशन ही समाप्त होता है। हाँ, एक निवेदन छोटा सा जरूर रहेगा, निःशुल्क निवेदन है, ठीक है, आपके लिए भी निःशुल्क ही है। अगर आपको लगे कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, वाकई मेहनत कर रहे हैं और लोगों से हट करके, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बस इतना सा। इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, ये केवल मेरे मेहनत के बदौलत मैं आपसे मांग रहा हूं और कुछ नहीं। और हाथ जोड़कर निवेदन आपसे कि अगर आपको लगे कि वाकई मैं मेहनत कर रहा हूं तो इतना सपोर्ट तो आप कीजिए, क्योंकि ये चैनल किसी एडवर्टीजमेंट से यहां तक नहीं पहुंचा है, ये आप लोगों ने पहुंचाया है और आगे भी आप ही लोग लेके चलेंगे, चाहे जैसे लेके चलेंगे। मैं आंख मूंद कर अपना काम कर रहा हूं मेहनत से, आप अपना काम करिए, आप अपना साथ दीजिए, बस इतना ही निवेदन आप सभी से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। देखिए जीएस के साथ साथ हिंदी वाली क्लास भी चल रही है, रात को 8 बजे हिंदी, सुबह के 10 बजे जीएस, ये दोनों क्लास अल्टीमेट क्लास है, आप ज्वाइन कर लीजिए, मजा खूब आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।